Hello बच्चों, this is a video in which we will analyze the chapter division of IIT JEE papers for past 16 years. मतलब past 16 years में मैथमेटिक्स में जो जेई एडवांस का जो पेपर हुए हैं उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया गया था, किसको कम दिया गया था। तो पिछले 16 साल का हमने वो एनालिसिस यहाँ पे किया है। दिस इज़ फॉर मैथमेटिक्स। फिजिक्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो ये उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। जिसने फिजिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल से कि वो भी ज़रूर देखो, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये जो एनालिसिस है वो आईआईटी जेई एडवांस का है, मेंस का नहीं, केवल एडवांस के लिए। अब कोई बोलेगा कि पास्ट 16 ईयर्स ही क्यों लिया, तो उसके लिए लॉजिक ये है कि 16 ईयर्स से पहले जो पेपर होता था वो सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो 2006 ऑनवर्ड्स जो एडवांस का पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव होना शुरू हो गया। तो कहने के लिए ऑब्जेक्टिव होना शुरू हो गया, वैसे डिफ़िकल्टी लेवल पे कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं। डिफ़िकल्ट तो अभी भी उतना ही आता है, काफ़ी कुछ, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। बस ये है कि मोड ऑफ टेस्टिंग चेंज हो गया। हम ये बोल सकते हैं पहले सब्जेक्टिव में हमें आंसर लिखना पड़ता था, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता था, अब बस वो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और डिफरेंट टाइप के पेपर। तो यहाँ पे हम उसी तरह का एनालिसिस करेंगे। मतलब हम ये भी देखेंगे कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, किसको ज़्यादा वेटेज दिया एडवांस ने, किसको कम वेटेज दिया। फिर हम ये भी देखेंगे कि ब्रांच वाइज मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस से कितना आया, एल्जेब्रा से कितना आया, कितने क्वेश्चंस आए। फिर एक हल्का सा डिफ़िकल्ट एनालिसिस भी करेंगे। अब डिफ़िकल्टी जो है वो काफ़ी कुछ सब्जेक्टिव है, कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन टफ है, कोई बोलेगा, हो सकता है कि दूसरा बंदा बोले कि नहीं ये तो ईजी है। फिर भी जो भी पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस जो है हमें टीचिंग का, उसके आधार पे जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके मेरे को पता लगता है कि ये क्वेश्चन शुड बी कैटेगराइज्ड एज डिफ़िकल्ट एंड दीज क्वेश्चन शुड बी कंसीडर्ड एज ईजी क्वेश्चन। तो दैट एनालिसिस इज ऑल्सो हियर। अच्छा, गिवन ए चॉइस, अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि मैं कुछ चैप्टर पे फोकस करूं या सारे चैप्टर पे फोकस करूं, तो ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज से कि सारे चैप्टर पे फोकस करो, दैट विल गिव यू बेटर रैंक। बिकॉज जैसे डिफ़िकल्टी एनालिसिस में कुछ टफ आ गया, कुछ ईजी आ गया, कुछ मॉडरेट आ गया, तो हो सकता है कि जो तुम चैप्टर तैयार करके जाओ उसके टफ क्वेश्चंस आ जाएं और जब हम चैप्टर छोड़ के जाएं उससे ईजी क्वेश्चन आ जाए, तो जिसे बोलते हैं ना कि डबल नुकसान हो जाएगा। तो गिवन ए चॉइस आई विल से कि हमें सारे जो चैप्टर हैं, इवन तीनों सब्जेक्ट हमें इक्वल लेवल तक प्रिपेयर करने चाहिए। फिर अगर कोई पेपर टफ आता है तो वो सभी के लिए टफ आएगा, बट फिर भी तुम्हारा जिसे बोलते हैं ना कि जो स्पैन है जहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं पेपर के ऊपर, जो मॉडरेट है, जो इजी पोर्शन है, वो तुम्हारा बड़ा होगा अगर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट एक जैसे होंगे, सारे चैप्टर अच्छे होंगे। सारे चैप्टर इक्वल लेवल पे होने का मतलब क्या है कि फिर मेरी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा एक ही लेवल पे ऑप्टिमम आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा मार्क्स के टर्म्स में, नहीं रैंक के टर्म्स में। और कुछ चैप्टर करके अच्छे करके जाने का और कुछ चैप्टर छोड़ के जाने से क्या होता है कि वो काइंड ऑफ फिर ये हो गया कि हम जुआ खेल रहे हैं। बाई चांस हमारे हिसाब से पेपर आ गया तो आई विल डू वेरी गुड, अदरवाइज जो है आई विल सफ़र ऑफ कोर्स, एंड देयर विल बी मैनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। किसी बंदे को कुछ फ़र्क पड़ेगा, किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। खैर, ये तो इसका भूमिका है, बट अगेन दिस एनालिसिस मे गिव यू सम इंसाइट के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने, एंड दिस मे बी यूजफुल। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले तो जो हमने बोला ना कि ब्रांच वाइज हम ये बताएंगे एलजेब्रा में कितना आया और कैलकुलस से कितना आया। तो उस ब्रांच में हो सकता है अलग अलग इंस्टीट्यूट चैप्टर्स की जो क्लबिंग है वो अलग तरीके से करते हों। हमने क्लबिंग कैसे किया वो हम बता देते हैं। पहले जो हमने एल्जेब्रा का सेक्शन है उसमें क्या लिया है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, क्वालिटी इक्वेशन, सीक्वेंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई छूटा तो नहीं? हाँ, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बेसिकली ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, काफ़ी जगह ऐसा कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता, बट इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें काफ़ी कुछ 9th-10th वाली भी चीज़ें हैं। कुछ जैसे बोलते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड फंडे आ गए, कुछ नंबर थ्योरी से रिलेटेड आ गया, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आ गया। जैसे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम यहीं सॉल्व कराते हैं। तो डायरेक्टली यू मे फाइंड के यार फंडामेंटल मैथमेटिक्स से तो क्वेश्चन बहुत ही कम आए या आए ही नहीं है। तो आए भले ही नहीं हो, बट दिस इज़ ए फाउंडेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर हम ये एनालिसिस किसी भी MBA ग्रेड को दे दें तो वो हो सकता है वो बोल दे कि यार ये चैप्टर को छोड़ के चले जाओ,
बट ऑफ कोर्स यू शुड अंडरस्टैंड कि इसी के ऊपर बाकी चैप्टर बिल्ड हुए, अगर इसी को बीच में से निकालोगे तो ऊपर वाले चैप्टर और धम से आके गिरेंगे। तो इसीलिए एनालिसिस वही बंदा कर सकता है जिसको सब पता हो कि इंटरकनेक्टिविटी क्या है चैप्टर्स की, कौन सा चैप्टर स्टैंड अलोन है। तो आगे जो नंबर्स हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आए, वो डज नॉट पेंट द इंटायर पिक्चर। मतलब वो ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मैं उसी पर फोकस करूँ, बट हो सकता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे को एक दो चैप्टर और करने पड़े, तो दैट आई विल डिस्कस। ठीक है, तो एलजेब्रा में वी विल कीप दीज क्वेश्चन। देन ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, जिसमें मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, वो उस तरह के क्वेश्चन हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ को आप सॉल्व कैसे करेंगे, उस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये 3 चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री में रखे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बिकॉज में फंक्शन वर्ड आ गया और कैलकुलस के बाद ही यूजली हम तो फंक्शन के बाद पढ़ाते हैं उसको, तो इसलिए उसको हमने कैलकुलस में काउंट किया है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये 5 चैप्टर हैं। मतलब इसमें हमने 3D को नहीं रखा है। 3D बिकॉज जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल है वो बिल्कुल वेक्टर का क्लोन है। मतलब इनफैक्ट वेक्टर पढ़ाने के बाद हम ये बताते हैं कि वेक्टर के क्वेश्चन को 3D में और 3D के क्वेश्चन को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा करने से 70% 3D तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि जिसको वेक्टर समझ में आया उसको 3D अपने आप समझ में आ जाता है 70%। उसके बाद देखो डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ रखा है इसको। लिमिट्स हो गया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में आ गया। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन हो गया, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट बोथ, फिर एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर वेक्टर एंड 3D को हमने बिल्कुल एक सेपरेट कर दिया। कुछ लोग वेक्टर एंड 3D को अलजेब्रा के अंदर भी रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है, हमने ऐसे किया है। अब देखो पहला जो हमारा एनालिसिस है वो आता है ब्रांच वाइज एनालिसिस। ब्रांच वाइज एनालिसिस में जो चैप्टर का डिवीज़न हमारे लिए था उसमें अलजेब्रा 32% है, ये ठीक है, अलजेब्रा 32%। अब किसी को लगेगा अलजेब्रा बहुत ज़्यादा है, बट अगर तुम नंबर ऑफ चैप्टर्स पे ध्यान दोगे तो अलजेब्रा में खूब सारे चैप्टर्स भी हैं, ये ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, ये दोनों अपने आप में काफ़ी बड़े चैप्टर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मैट्रिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा चैप्टर है। क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस हमें लगभग हर चैप्टर में ही चाहिए होता है, हर चैप्टर के क्वेश्चन इनके बेसिस पे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं जैसे इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो इंडेफिनिट, डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही क्लोज्ड सी चीज़ है। और देखो इंडेफिनेट के क्वेश्चन तो मैं आगे चल के दिखाई देगा कि भले ही कम आते हों, बट बेसिकली डेफिनेट के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इंडेफिनेट के बहुत सारे क्वेश्चन वो डेफिनेट में कन्वर्ट करके पूछते हैं ताकि बच्चा ऑप्शन से ना जा पाए, ठीक है। तो इंडेफिनेट आना ही चाहिए मेरे को। तो ये एक बहुत छोटी सी यूनिट है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन के और एरिया के क्वेश्चन है वो बेसिकली इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत कम पार्ट ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मतलब 2-4 कॉन्सेप्ट हो गया कि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना है कि किस तरह का है, बट उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट जो जिसे बोलते हैं कॉम्पोनेंट रहता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का ही रहता है। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हाई पेइंग है। और वेक्टर 3D एक चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट फिर भी दिस इज़ वेरी हाई पेइंग। तो अगर हम इसके टर्म्स में बात करें, वापस आ जाते हैं, तो अलजेब्रा 32% मेरे को दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड अंडरस्टैंड इसके अंदर जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। विज मैं ये बोलूँगा डिफरेंशियल कैलकुलस 18%, इसको हम मैं बोल सकता हूँ इफेक्टिवली 2 चैप्टर है, ये ठीक है। एक तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट और डेफिनेट में थोड़ी सी प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। एक तो इंटीग्रेशन हो गया और एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एरिया जो है, अगर मेरे को एरिया पहचानना आता है तो दैट इज़ इफेक्टिवली इंटीग्रेशन। तो ये देखो आई विल से कि इन सारे चैप्टर्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मेरे को इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट ठीक है तो एरिया में भी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आती है। इंटीग्रेशन इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा सुपर्ब होना चाहिए। और इसमें जो ये वाला पार्ट पढ़ने में टाइम लगेगा वो हो सकता है कि यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ने में टाइम लगे, ठीक है। तो उस हिसाब से 32 और 18% दे रखा हो, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिमिलरली वेक्टर एंड 3D देखो 11%, एक चैप्टर है। वेक्टर एंड 3D का जो लेंथ है, जो पढ़ाने का लेंथ है, वो तुम यहाँ मान सकते हो। यहाँ लगभग जैसे मैट्रिक्स जैसा चैप्टर हो गया, अगेन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है।
प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, उसके 2 चैप्टर के बराबर इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6-7 चैप्टर थे या 7-8 चैप्टर थे, उसमें 2 चैप्टर 11% है। एंड वेक्टर 3D में आई विल से कि जो क्वेश्चन है इवन एडवांस में काफ़ी अप्रोचेबल आते हैं। अब ऑफ कोर्स कभी कभी तो किसी न किसी साल तो टफ क्वेश्चन आएंगे भी, एब्स्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, बट काफ़ी अप्रोचेबल क्वेश्चन आते हैं। तो आई विल से कि अगर इस चार्ट से मेरे को बोला जाए तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट पहली बात तो, बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू निगलेक्ट वेक्टर 3D। पहला चीज़ ये हो गया, 11% है और इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं एक बड़ा चैप्टर है। ऐसे ही इंटीग्रल कैलकुलस ही है 17%, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। दिस आई कैन नॉट अफोर्ड टू निगलेक्ट। मतलब अगर कोई मैंने बोला कि इंटीग्रेशन वीक है तो हम बोलेंगे इसका कोई दूसरा इलाज नहीं, इंटीग्रेशन अच्छा करो। मैं ये नहीं बोलूँगा छोड़ दो ये, ठीक है। कोई मेरे से बोले कि सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी 6% है, तो 6% में इफेक्टिवली चैप्टर भी 3 थे केवल, ठीक है। 3 चैप्टर थे और उनको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में मैनिपुलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो तुम जब क्वेश्चन करने बैठोगे जो पहली बार पढ़ेगा उसको लगेगा यार कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। बट देखो इसमें हमें बेसिक तो जरूर आना चाहिए। कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि यार ट्रिग्नोमेट्री 6% आता है, क्वेश्चन भी होते नहीं, छोड़ दो, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि स्पेशली एडवांस में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के आते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बट उसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूले लग रहे होंगे। अब विदाउट वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा नहीं। उसमें मेन कॉन्सेप्ट हो सकता है मैट्रिक्स का ही हो, तो हमने तो जो उसको काउंट किया है वो मैट्रिक्स में ही काउंट किया है। बट ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, इस जैसे चैप्टर में अगर मेरे को बिल्कुल जीरो नॉलेज है तो काम नहीं चलेगा, सारा पूरा जो मैथमेटिक्स है ना वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री भले ही हम इसमें बहुत टफ क्वेश्चन ना कर पाए, ये ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन में, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी ऐसा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में बेसिकली मैनिपुलेशन का बहुत हैवी यूज़ आएगा, तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत होगी क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होगा कि अगले स्टेप पे मैं क्या करूँ। बट उसमें एक इलाज तो ये है कि हम सारे जो 50-60 क्वेश्चन हैं, 100-200 क्वेश्चन हैं, उनको पहले एक बार करने की कोशिश करें, फिर सोल्यूशन पढ़ें, फिर 15 दिन बाद दोबारा करने की कोशिश करें। मतलब काइंड ऑफ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड जैसे बोलते हैं मैनिपुलेशन हैं, वो रट लें तो इट विल बी यूजफुल। और सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बेसिकली थोड़ा सा ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर कुछ ऐसा हो गया कि अगर कोई बोले कि मैं ये छोड़ के चला जाऊँ, तो हाँ आई विल से कि अगर टाइम नहीं है और दिक्कत हो रही है तो छोड़ दो, ठीक है। वापस आते हैं एलजेब्रा 32% में डेफिनेटली पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स, ये 3 चैप्टर का खूब सारा वेटेज होगा इसमें। वेक्टर एंड 3D वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला कि इट इज़ शोइंग 6%, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू निगलेक्ट इट कंप्लीटली नहीं, एक मिनिमम फॉर्मूले तो मेरे को याद होनी चाहिए, वरना बाकी चैप्टर में हैंडीकैप यू विल फील। इंटीग्रल कैलकुलस आई हैव सेड इज वेरी हाई पेइंग पोर्शन, और इसमें मतलब किसी भी पेपर में 3-4 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है उसमें 1-2 टफ हो, बट इजी पोर्शन के क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेंगे। फिर आता है डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, तो इसका भी 18% है। अब इसमें भी बेसिकली क्या है कि फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन ये काइंड ऑफ टूल्स हैं, मतलब इनसे इंडिविजुअल चैप्टर से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, बट जो इसका कल्मिनेशन है, जो जिसको बोलते हैं उत्कर्ष है, जो फाइनली चीज़ है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें पहले वाले सारे चैप्टर चाहिए होते हैं, तो यू विल फाइंड के इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में एओडी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो खूब मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन डिफरेंशियल कैलकुलस की भी वेटेज अच्छी खासी है, और बट ऑफकोर्स इसको पढ़ने में टाइम भी खूब लगता है, ये ठीक है। फंक्शन बेसिकली फंक्शन से भले ही तुम आगे चल के देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, बट दैट इज़ द बेस ऑफ एंटायर कैलकुलस। डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों का ही वो बेस है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फंक्शन तो मेरे को अच्छा होना ही होना चाहिए, तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और फिर उसका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। लिमिट्स में हमें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है रिदम में आने के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा हम बोलते हैं कि इन 4-5 या 6 सेक्शन जो भी हमने बनाने के सबसे ज़्यादा ईजी पोर्शन ये है, सबसे ज़्यादा स्कोरेबल ये है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टफ क्वेश्चन बनाना टफ काम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है वो लेंदी तो आ सकता है और यूजुअली लेंदी ही आता है, बट ऐसा नहीं हो सकता बच्चा पढ़ेगा और वो बोले कि पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चंस में होगा। तो अगर किसी पेपर में 3-4 क्वेश्चन हैं तो तुम्हें आराम से 2-3 क्वेश्चन कर तो सकते हो सकता है तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगे। तो इसीलिए जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमें बिल्कुल लास्ट स्टेप तक करना चाहिए। उस कैलकुलेशन की, हैवी कैलकुलेशन की आदत अगर नहीं होगी तो पेपर में हमारा दिमाग नहीं चलेगा, ये ठीक है। स्पेशली कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना कि कुछ बच्चे कैलकुलेशन के मैग्नीट्यूड को देख के घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं करूँ या ना करूँ, ना करूँ, करूँ ना करूँ, ऐसे करते करते ना 2-3 मिनट निकाल देते हैं। बट अगर मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना चाह रहा है, ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं है, मतलब एक तो अगर बहुत ही ज़्यादा लेंथी मेथड है, मेरे को लगा आधा घंटा लगेगा कैलकुलेशन में, तब तो छोड़ दिया। अदरवाइज तो तुम करना चालू कर दो कैलकुलेशन सीधा सीधा। जितना सोचने में 1-2 मिनट टाइम लगाओगे उससे बढ़िया अगर तुम करना चालू कर दोगे तो हो सकता है कि 5-6 मिनट में क्वेश्चन हो जाए तो तुम्हारे कुछ मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ, एलजेब्रा 32%, वेक्टर एंड 3D 11%, ट्रिग्नोमेट्री 6%, इंटीग्रल कैलकुलस 17%, डिफरेंशियल कैलकुलस 18% एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 16%। अच्छा, इन सब का सम हो सकता है कि 100 को क्रॉस कर जाए, तो वो बेसिकली उसकी वजह से, जैसे बोलते हैं क्या, राउंड ऑफ करने की वजह से 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, अब हम आ जाते हैं चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 635। तो 635 क्वेश्चंस हैं। वैसे मैं उसका देख रहा था, फिजिक्स का देख रहा था, तो उसमें 629 क्वेश्चन सर ने लिए थे, एबीजे सर ने। तो देखो थोड़ा बहुत गड़बड़ है, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो शायद बराबर ही होंगे, बट फिर भी मोटा मोटा तो हमें आइडिया लग ही जाएगा। तो 635 क्वेश्चंस को हमने ऐसे कैटेगराइज किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनने में ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं भैया, डेफिनेट इंटीग्रेशन के आधे क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, इंडेफिनिट के ऊपर लिमिट लगा दिया बस। तो अगर मेरे को इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट चेक करने हैं तो मैं उसको डेफिनेट में कन्वर्ट करके पूछूंगा ताकि आंसर से कोई बच्चा ना जा पाए। तो इसलिए ये कम दिखाई दे रहा है। तो दिस इज मिसलीडिंग, दिस इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन। मैंने जैसे बोला कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बेसिकली 10th क्लास की चीज़ें हो गई, बट वो अगर मेरा सही नहीं होगा तो आगे के मतलब 99 क्या सारी चैप्टर गायब हो जाएंगे। अगर मेरे को इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता, अगर नंबर थ्योरी के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं पता, छोटे मोटे, आई एम नॉट सेइंग ओलंपियाड लेवल की नंबर थ्योरी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट चाहिए कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, प्राइम क्या होता है, इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये दिखने में आई विल से कि दिस इज अगेन मिसलीडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, वी कैन नॉट अफोर्ड टू निग्लेक्ट इट, ठीक है। देन कम्स डिटर्मिनेंट 7 क्वेश्चन, 16 ईयर्स में 7 क्वेश्चन, ठीक है। बट डिटर्मिनेंट आना तो चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स के निकालते समय मतलब डिटर्मिनेंट में मेरे को कोई बहुत हाई फाई जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रोडक्ट करने वाले, एक डिटर्मिनेंट है उसको मैंने ब्रेक कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, अब ये बहुत पेनफुल क्वेश्चन है, तो वैसे क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट मेरे को डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना तो आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम के 9 क्वेश्चन, बट अगेन बाइनोमियल थ्योरम का आई एम श्योर बाकी के जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर में एक बाइनोमियल के यूज वाला क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में मान लीजिए जैसे बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट के क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट के क्वेश्चन होते हैं, नहीं समझ में कोई बात नहीं, गोली मारो। या फिर इसमें क्वेश्चन होते हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, वो नहीं समझ में आए, गोली मारो। बट मेरे को क्या बोलते हैं एक्सपेंशन करना तो आना चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो तो आना चाहिए, उसका यूज सभी जगह पे होगा। तो व्हेनेवर आई एम सेइंग कि दीज चैप्टर्स आर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, दैट डज नॉट मीन कि हमें बिल्कुल जीरो होने चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं चलेगा, कम से कम एनसीईआरटी लेवल की नॉलेज तो होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड अदर चैप्टर ओवर दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फिर स्ट्रेट लाइन 10 क्वेश्चन मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से ईजी सा चैप्टर है, कम ही क्वेश्चन आते हैं। डिफ्रेंशिएशन ये ठीक है, बच्चे क्वेश्चन है, ये भी 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल ये सब तो आते ही होगा, बट जो हैवी क्वेश्चन है दैट वी कैन अवॉइड अगर टाइम नहीं है तो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 11 क्वेश्चन, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 16 ईयर्स में 11 क्वेश्चन आए हैं, बट इसके जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है उनका एप्लीकेशन इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड, नॉट इन एवरी क्वेश्चन, मतलब बाकी चैप्टर के जो क्वेश्चंस होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री जरूर इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं,
मतलब हर क्वेश्चन की बात नहीं करें। उसके बाद नेक्स्ट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी 12 क्वेश्चंस आए हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन के अंदर भी 12 क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो फंक्शन के अंदर 12 क्वेश्चंस तो जरूर आए हैं, बट फंक्शन जैसे हमने बोला ना, पूरा कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस का वो बेस चैप्टर है। विदाउट उसके हम बाकी चैप्टर अच्छे नहीं कर सकते। तो फंक्शन हम ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वी हैव टू डू इट, चाहे कितने भी क्वेश्चन आए। सिमिलरली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन भले ही 14 आए हों, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तुम जब प्रैक्टिस करोगे किसी भी चैप्टर का, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के छोटे मोटे एप्लीकेशन तो जरूर आएगा। तो इसमें भी अगर टफ क्वेश्चन नहीं होते, जैसे लोकेशन ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन है, नहीं होते कोई बात नहीं, छोड़ो, बट हमें बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोनिक सेक्शन का, जैसे इलिप्स चैप्टर है। इलिप्स में केवल कितने क्वेश्चन आए हैं, 14। अब देखो क्वेश्चन भले ही 14 आया होगा, बट जैसे मैंने बोला ना, इलिप्स पूरा ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी स्कोरिंग है, तो यहाँ पे हम कम एफर्ट मार के ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जो 17 क्वेश्चन है, आई कैन से कि इन 17 क्वेश्चंस में से जो 10 क्वेश्चन वो इफेक्टिवली डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 60 क्वेश्चन, इसमें हम 10 क्वेश्चन इसके और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो एरिया का क्वेश्चन होगा उसमें एक बार मैंने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। लिमिट्स के 18 क्वेश्चन है। अगेन 16 ईयर्स में ऑन एंड एवरेज हर साल एक लिमिट का क्वेश्चन तो आ ही रहा है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो लिमिट का एप्लीकेशन है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अपना तो ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी वाली कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होगा। अदरवाइज तो अगर उसने क्वेश्चन दिया कि इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, या कितने पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो उसमें हमें लिमिट निकाल के तो देखना ही पड़ता है। तो वापस दीज 3 चैप्टर्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड। हाइपरबोला के ऊपर 18 क्वेश्चन है, तो अगेन और 18 में से आई एम डैम श्योर कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में आएगा। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में 19 क्वेश्चन दे रखा है। अभी जो जेई ने सिलेबस अपडेट किया है तो उसमें 2023 ऑनवर्ड्स ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को नहीं रखा है, बट 2022 के लिए तो है ही फिर भी। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें अगर बच्चा बोलता है ना कि बेसिकली दिस इज डिमांडिंग चैप्टर, इसको अच्छा करने के लिए हमें काफ़ी मतलब मॉडरेट और टफ क्वेश्चन करने के लिए हमें इसमें काफ़ी इनपुट देना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं करूं या नहीं करूं, तो आई विल से कि कम से कम साइन रूल को साइन रूल कर लो इतना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाते हैं। बाकी वी कैन लीव इट। देन देयर इज ए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 22 क्वेश्चन 16 ईयर्स, तो लगभग 1.5 क्वेश्चन हर बार आ रहा है। और जैसे मैंने बोला ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर है, और एक सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हो गया कि जिससे बच्चों को काफ़ी डर लगता है। अब ये आईआईटी वालों को भी पता है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आई विल से कि एडवांस के अगर क्वेश्चंस हैं तो आराम से 50% होगा, मतलब 50% टफ क्वेश्चंस आए होंगे जिसमें हमें सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आएगा कि ये हुआ कैसे, या फिर सोल्यूशन पढ़ने के बाद में कोई ऐसी फीलिंग आई कि ये तो मैं कभी नहीं सोच सकता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें अगर टाइम की कमी है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एक मिनिमम लेवल तक ला के छोड़ दिया ताकि बेसिक क्वेश्चन आ जाए। मतलब एडवांस के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। एडवांस में रिलेटिवली हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आई विल से इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसमें 23 क्वेश्चन आए हुए हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो ये जो 25 क्वेश्चन सीक्वेंस प्रोग्रेशन के अपने 25 क्वेश्चन हैं, प्लस इनका एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स में भी आएगा, तो हल्का फुल्का। वैसे बाकी चैप्टर में जो एप्लीकेशन आएगा वो छोटा मोटा ही आएगा, वो बोलेगा ये 3 इंटीग्रल एपी में है, तो अब इसमें कोई मतलब कहने के लिए तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन है, बट इसमें कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आपको, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। देन कम्स पैराबोला 30 क्वेश्चन, सर्किल 32 क्वेश्चन। तो अगेन पैराबोला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस हिसाब से। कॉम्प्लेक्स नंबर 36 क्वेश्चन। 36 में हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आराम से 15 क्वेश्चन टफ वाले जोन में आए होंगे और बाकी थोड़ा सा इजी और मॉडरेट वाले जोन में आए होंगे। मैट्रिसेस 37 क्वेश्चन। अब मैट्रिसेस भी अगेन एक इस तरह का क्वेश्चन है, चैप्टर है 37 क्वेश्चन 16 साल में कि 2.5 क्वेश्चन के आसपास आया। इसमें बेसिकली ऐसा है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो श्योर है, हर साल ही आएगा,
ये ठीक है, डेफिनेटली आएगा। बट हम ये बोल सकते हैं 60-70% ऑफ द टाइम मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो टफर साइड पे ही आता है। तो दैट डज नॉट मीन कि हम बाकी वाला पोर्शन जो है वो भूल जाएं। तो ये मैंने इसलिए बोला कि जब PYQ कर रहे होगे तो मान लिया मैट्रिक्स से तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 5-6 क्वेश्चन में लगातार ही तुम्हें कुछ भी हवा नहीं लग रही हुई क्या बोलना चाह रहा है, तो कोई बात नहीं, बट ईजी क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। तो बेसिक अगेन इसका भी क्लियर होना चाहिए। देन देर इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 43 क्वेश्चन। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसा मैंने बोला ना कि बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का मेजर चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, बाकी चैप्टर के सबका एप्लीकेशन इसके अंदर आता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को लिमिट नहीं आता हो मैं AOD अच्छा कर लूँ, ये ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे को बाकी चैप्टर का भी बेसिक्स तो आने चाहिए, तभी हम AOD अपना अच्छा कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छा कर सकते हैं। देन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, 46 क्वेश्चन। अगेन अगर मैं किसी भी पेपर की बात करूँ तो मतलब मैं सर्टेनिटी से क्या बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर 3D हो गया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इनके क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। अब उसमें से ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन टफ आ जाए, किसी साल इजी क्वेश्चन आ जाए, तो अगेन प्रोबेबिलिटी समझने में ऑफकोर्स टफ है, बट अगर बाई चांस इजी क्वेश्चन आ रहा है तो वो मेरे से नहीं छूटना चाहिए, तो एक मिनिमम लेवल तक तो हमारा वो भी तैयार होना चाहिए। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन 60 क्वेश्चन, ये ठीक है, ज़बरदस्त 60 क्वेश्चन, 4.5 क्वेश्चन पर ईयर आ रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने ये भी बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी कुछ मिला सकते हैं उसमें से, और एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन भी मिला सकते हैं उसमें। एरिया अंडर द कर्व का तो एक छोटा सा एप्लीकेशन होगा, बाकी इंटीग्रेशन ही होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज वेक्टर एंड 3D, 71 क्वेश्चन, ये ठीक है। तो वेक्टर एंड 3D में देखो, वेक्टर में कभी कभी IIT में बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो 3D के क्वेश्चन है, स्पेशली 3D वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी प्रोसीजरल होते हैं। अगर मैंने पहले से 3D की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन पढ़ते ही हम चालू कर सकते हैं सॉल्व करना। एडवांस में मतलब इस तरह के क्वेश्चन है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वी शुड नॉट लूज इट। और वेक्टर के भी हम बोल सकते हैं 30% टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, 70% ऑफ द टाइम ईजी क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन ऑफकोर्स इन्वॉल्व रहती है। अब देखो डिफ़िकल्टी एनालिसिस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में तुम ऐसे बोल सकते हो 50% ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है वो मीडियम रेंज में आता है, ठीक है। अब जैसे बच्चे बोलते हैं एडवांस के पेपर बहुत टफ आता है, तो यूजली ऐसे बच्चे वो इस तरफ देख रहे होते हैं। ये जो 17% है ना, जैसे मैंने बोला था कि हर साल पेपर ग्रेडेड आता है, एक ईजी पोर्शन होता है एडवांस के हिसाब से, एक मॉडरेट पोर्शन होता है जिसको हमने यहाँ पे मीडियम बोला है, और एक तीसरा टफ पोर्शन होता है। तो प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल टफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं। अब टफ तो मैं अगर मार्क्स दिला भी देगा, मान ली हमने उल्टी सीधी बुक्स कर करा के इधर उधर के कर करा के, पहली बात तो टफ का कितना भी प्रैक्टिस कर लो, देयर इज नो गारंटी के हो ही जाए, ये ठीक है। ईजी क्वेश्चन की तो हम गारंटी ले सकते हैं कि अगर मेरे को बेसिक क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चन में तो हम खूब स्कोर कर सकते हैं। अब ये देखो 31% है, ठीक है। मतलब मैं ये इसलिए बोलूँगा, कुछ बच्चों को लगता है कि मेंस से एडवांस जाने में पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं कितना ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं एडवांस के पेपर में भी छांट के करूं, देखो छांट के करूं, जो टफ वाला पोर्शन है वो 20%, अगर मान ली मेरी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं ये 20% तो मान लूँ कि है ही नहीं मेरे लिए, ये ठीक है। उसके बाद जो बचता है, ये ठीक है, इसमें से ये जो ईजी पोर्शन है दैट इज़ 31%। अगर इसको मैं विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूँ, और देखो माइंड यू एडवांस में रिलेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, ठीक है, तो मेरे पास मेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है किसी भी क्वेश्चन को सोच के कैलकुलेशन सही करने का। तो इजी वाले पार्ट में हमसे कोई कम से कम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं। आराम से पढ़ो, देयर इज एम्पल टाइम। 40-50% अगर मार्क्स आते हैं तो यू विल गेट ए वेरी गुड एंड वेरी डिसेंट रैंक, ये ठीक है, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी एडवांस के अंदर। तो एडवांस से ऐसे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को अगर ये चीज़ क्लियर है ना कि जैसे टफ को तो मैंने हटा ही दिया, मीडियम में जो 51% है उसमें से भी मैंने बोला कि चलो 20-30% हटा दो, तो भी जो बचा हुआ ये 50-60% है वो अच्छी तरह अप्रोचेबल है किसी की भी प्रिपरेशन अगर ठीक ठाक चल रही है तो। अगर मेरे को क्लास में जाके जो पढ़ाया जा रहा है, वीडियो लेक्चर हो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन वाली क्लास में जा रहे हैं, और उसमें मेरे को 70-80% भी समझ में आता है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ये ठीक है। ऑफकोर्स अगर वो जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं तो फिर यू हैव ए वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग एडवांस के क्वेश्चन। बस अपने दिमाग से एक तो वो हवा हटाना पड़ेगा कि एडवांस का तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा,
जो ये ईजी पोर्शन होगा वो पूरे पेपर में फैला हुआ होगा, जो मीडियम होगा वो फैला हुआ होगा, और ऐसी जो टफ है वो भी फैला हुआ होगा। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मैंने एडवांस का पेपर खोला, पहला क्वेश्चन टफ आ गया, अब उसमें मेरे को समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाह रहा है। तो कोई बात नहीं, यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ। तुम्हारी प्रिपरेशन में होना चाहिए। अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो सभी के साथ ये हो रहा होगा। मेरे को तो पेपर में सबसे पहले ये वाला पार्ट ढूंढना है पूरे में। ये ठीक है, अब ये 31 हो सकता है, ऑन एन एवरेज 31 है। किसी साल, जिस साल ईजी पेपर आता है उसमें 40% तक जा सकता है, और बहुत ही हम बोलेंगे इस बार तो एडवांस का पेपर बहुत ईजी आया तो 50% तक जा सकता है। या अगर हम बोले बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया, तो यूजली इसका ये जो 17% है ये हो सकता है 25% हो जाए, तो मेरे को लगेगा पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, बट अगेन यू विल फाइंड कि जब भी हम ये बोलते हैं ना पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, तो भी यू विल फाइंड कि जो मार्क्स है वो उतने ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चे यूजली जो पेपर देते रहते हैं ना पूरे साल, उसको क्वेश्चन छांटने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो ये वाले पार्ट को उठा के सबसे पहले कर देते हैं विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक, तीनों सब्जेक्ट में। अब इसमें से जितने क्वेश्चन क्रैक हो जाए उतनी हमारी अच्छी रैंक आएगी। एंड एट लास्ट दीज आर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने फिजिक्स में आए होंगे उतनी केमिस्ट्री में आएंगे, उतने मैथमेटिक्स में आए होंगे। तो इसमें देखो दो तरह की एनालिसिस दे रखी है, एक तो हमने पिछले 16 साल की और एक हमने पिछले 5 साल की, सॉरी पिछले 6 साल की, ये 6 साल की होगी। तो 6 साल की देने के पीछे लॉजिक ये था कि अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इसमें यू विल फाइंड कि सिंगल करेक्ट का जो है वो 25 से 15%, मतलब SCQ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करते जा रहे हैं। पैराग्राफ वाला भी थोड़ा सा कम है, पहले ज़्यादा पैराग्राफ आते थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये ठीक है वो ज़्यादा आ गया, जिसमें केवल क्वेश्चन लिख दिया और आंसर न्यूमेरिकल वाले फॉर्म में आ गया, ये लगभग 30% के आसपास तक पहुँचता जा रहा है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन 29 एंड 38, ठीक है। मैच द कॉलम मतलब थोड़े थोड़े कम वाली साइड पे जा रहे हैं। एंड 3 कॉलम मैचिंग का मतलब ये 3 कॉलम मैचिंग मतलब ये तो एक ही साल आया था कि 3-3 कॉलम दे रखे हैं, उसमें से हमने मैच कराया। तो मतलब बेसिकली इसको तो हम भूल सकते हैं। यहाँ पे मैच द कॉलम जो अपना यूजुअल मैच द कॉलम है 2 कॉलम वाला, वो वाली चीज़ है। तो देखो इसमें एक पॉइंट तो मैं इसलिए पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि देखो पिछले 5-6 सालों में लगभग 40% क्वेश्चन जो है वो MCQ हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमसे MCQ सॉल्व नहीं होते। ये अगर 40% हैं तो देखो ये आए तो कहीं यहीं से होंगे ना। तो इजी पोर्शन में भी वो MCQ आया होगा, मॉडरेट में भी आया होगा, एंड टफ में भी आया होगा। तो MCQ हो सकता है कि जहाँ तुम टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे वो इतने दुश्मनी के हिसाब से वो पेपर बनाते हो कि 4 ऑप्शन मेरे को चेक करने पड़ रहे हैं और उसमें खूब कैलकुलेशंस हो रही है। IIT वाले में ऐसा हो भी सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन में, बट काफ़ी क्वेश्चंस में यू विल फाइंड कि इतने ज़्यादा टफ नहीं होते उन्हें। मतलब IIT वाले अगर सब कुछ टफ बनाएंगे तो फिर मार्क्स कैसे आएगा? तो जो पेपर है वो हमेशा ग्रेडेड आएगा, उसमें इजी पोर्शन भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। मेरे दिमाग में अगर ये चीज़ बैठी हुई है तो आई कैन परफॉर्म वेल इन एडवांस। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू, और इस इंसाइट से डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखने में इट विल बी हेल्पफुल। सो अभी ये मैथमेटिक्स का है, आगे चल के केमिस्ट्री का भी आएगा। सो आई होप इट विल बी यू विल बी यूजिंग इट एंड यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट desired rank. From team competition, all the very best.